Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 3, the parliamentary system. So student, in this video we'll discuss about Indian parliamentary system. Indian parliamentary system कैसे काम करता है इस वीडियो में हम देखेंगे. Student, I hope you all know horizontal distribution of power. पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लो. स्टूडेंट, हमारे इंडिया में ऑर्गन्स के बीच में जो पावर है उसको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. पहला जो ऑर्गन है वो है लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है बच्चा रूल्स लॉज को बनाना. आई बात समझ में. दूसरा जो ऑर्गन है उसका नाम है एग्जीक्यूटिव. बच्चा, लॉज को सिर्फ बना के रखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा. तो रूल्स लॉज को इम्प्लीमेंट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बच्चा? एग्जीक्यूटिव की है. और जो थर्ड ऑर्गन है उसका नाम है जुडिशरी. जुडिशरी का रोल तो आपको पता ही होगा ना बच्चों. जुडिशरी का काम है ये देखना कि लॉज प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे. अगर कोई व्यक्ति इन्हें वॉयलेट कर रहा है तो उसे पनिशमेंट कितनी देनी है, उसके ऊपर पेनाल्टी कितनी लगानी है, ये सब किसका काम है? जुडिशरी का. स्टूडेंट, जुडिशरी एक काम और बहुत इंपॉर्टेंट करती है, वो करती है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, ये भी हमें कौन बताती है बच्चा? जुडिशरी बताती है. अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनना. लेजिस्लेचर में अगर कोई लॉ या रूल ऐसा बन जाए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना हो, तो उस पर सबसे पहले क्वेश्चन कौन ही करती है बच्चा? हमारी जुडिशरी. आई बात समझ में. इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. आई बात समझ में. इसी को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. चलिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो लेजिस्लेचर लॉज को फ्रेम करेगा, एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट कराएगा और जुडिशरी उनका इंटरप्रिटेशन करेगी. द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड पार्लियामेंट और द संसद. तो बच्चा, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं इसको हिंदी में संसद बोलते हैं. और ये क्या है? लेजिस्लेचर है. आई बात समझ में. रीजन्स फॉर ऑप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. अब कौन से रीज़न थे स्टूडेंट जिसने हमने किसको ऑप्ट किया? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. तो अब वो पढ़ेंगे हम. स्टूडेंट, अप्रॉक्सीमेटली 250 ईयर्स हमारे ऊपर रूल किया किसने बच्चा? ब्रिटिश ने किया है ना बच्चा. चलो, तो क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे किससे? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से. इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया. आई बात समझ में. तो पहला रीज़न बहुत सिंपल है. वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, very much influenced by the British parliamentary system. That is why we have opted what? Parliamentary system of government in India. आई बात समझ में. सेकेंड क्या है बच्चा? सेकेंड है, अगर हमें सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है हमारे इंडिया में बच्चा, 8 तो मेजर रिलीजन है, 6-7 मेजर रिलीजन है और पता नहीं कितने ही माइनर रिलीजन है, इतने सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, 22 तो सिर्फ हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, मोर देन 1600 लोकल डायलेक्ट हैं. तो इन सब को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, मल्टीपल रिलीजन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमें क्या चाहिए थे बच्चा? रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, सो दैट दे कोड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. और ये फिर जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनकी लैंग्वेज उनके रिलीजन की बात करेंगे. तो आई बस समझ में. सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भी हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया. क्लियर है यहाँ तक? स्टूडेंट, एक और कारण था क्यों हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑप्ट किया, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो यहाँ डिक्टेटरशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. ये 3 वो रीज़न है स्टूडेंट जिसके कारण इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑप्ट करने वाला कंट्री बना. पहला, क्योंकि हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे तो हम ब्रिटिश पार्लियामेंट से बहुत ज़्यादा फैक्सीनेटेड थे, इसलिए हमने ऑप्ट किया. सेकेंड, हमें बहुत सारे रिलीजन और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना था, इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉर्म किया. और तीसरा, क्योंकि बच्चा एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो यहाँ डिक्टेटरशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कम. ठीक हुई बात. अब स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कि पार्लियामेंट क्या है, तो जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेज हैं.
द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, और इनके साथ प्रेसिडेंट भी किसका ही पार्ट होता है बच्चा, पार्लियामेंट का। तो इन इंडिया पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा बेटा, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। कोई बात क्लियर। द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म यूनियन लेजिस्लेचर, और ये दोनों जो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या फॉर्म करते हैं बच्चा, यूनियन लेजिस्लेचर। और यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है, डू रिमेंबर। स्टूडेंट यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट क्या बोलोगे इन्फॉर्मेशन दी है आपको, बिल्कुल लर्न कर ही लेना चाहिए। 9th में 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो आप 8th में ही पढ़ ले रहे हो, वेरी गुड। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, तो वो सुनो बेटा। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट। हर पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट। मतलब कंट्री का हेड कौन है बेटा, प्रेसिडेंट। और गवर्नमेंट का हेड कौन है बेटा, प्राइम मिनिस्टर। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रख लेना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में जो कंट्री का हेड होता है वो कौन होता है बच्चा, प्रेसिडेंट। और अगर कोई पूछे कि भाई गवर्नमेंट का हेड कौन है, तो गवर्नमेंट का हेड किसको बोलोगे आप, प्राइम मिनिस्टर को। ये बात बिल्कुल ध्यान रखो, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। और जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, यहाँ इन दोनों की पावर कैसी होती है बच्चा, सेपरेट। कैसी होती है, सेपरेट। एक और अच्छा फीचर है, वो ये है बच्चा कि जो प्रेसिडेंट है ये नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल का मतलब आपको पता है क्या है, नाम मात्र का, सिर्फ नाम के लिए। ओके, सिर्फ नाम के लिए जो प्रेसिडेंट है वो हेड है बच्चा। सारी की सारी जो पावर है वो कौन ही एक्सरसाइज करता है, प्राइम मिनिस्टर ही एक्सरसाइज करता है। तो स्टूडेंट कोई क्लियर कट सेपरेशन नहीं है पावर का बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स एक्शंस। जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है बच्चा लेजिस्लेचर के लिए। जो भी काम एग्जीक्यूटिव करेंगे उसके लिए जवाबदेही उनको देनी होगी, किसको, लेजिस्लेचर को। क्या इतनी बातें क्लियर हैं। तो ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि कोई क्लियर कट सेपरेशन नहीं है पावर का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, अपनी एक्शंस के लिए। ठीक, कोई बात। नाउ लोकसभा। चलो, तो अगर हम बच्चा लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का दूसरा नाम क्या है, हाउस ऑफ पीपल। द लोकसभा इज कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल. This is because its members are elected directly by the people. Students, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि लोकसभा में जितने भी मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है बच्चा, हमारी जनरल पब्लिक, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। इसीलिए क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट होके आते हैं, दैट इज़ वाई कंप्लीट लोकसभा इज कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, इसका एक और हाउस है, लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस। लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस। वाई सो, चलो ये तो छोड़ दो, लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। हाउस ऑफ पीपल बोलने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि लोकसभा में जितने भी मेंबर्स आएंगे उनको इलेक्ट किसने किया होगा, जनरल पब्लिक ने। अगर हम कंपोजिशन की बात करें स्टूडेंट कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, तो वो होते हैं 552। कितने मेंबर होते हैं बच्चा, 552। द लोकसभा कैन नॉट हैव मोर देन 552 मेंबर्स। इसमें से अगर हम बात करें तो जो 530 होते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं स्टेट से, 20 इलेक्ट होके आते हैं यूनियन टेरिटरी से। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 552 है, जिसमें से कि 530 तो बच्चे आ जाएंगे कहाँ से, स्टेट से। और जो 20 मेंबर्स हैं वो कहाँ से आएंगे बच्चा, यूनियन टेरिटरी से। तो ये हो गए 550। अभी भी 2 की कमी है, तो ये 2 कौन होते हैं बच्चा, एंग्लो इंडियंस। कौन होते हैं, एंग्लो इंडियंस। अब मैं यहाँ एंग्लो इंडियंस, अच्छा चलो मैं बता देती हूँ। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं बच्चा, जिनकी मदर तो इंडियन हो पर जो फादर हो वो कहीं ना कहीं फ्रांस या इंग्लैंड से बिलोंग करता हो।
ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चा, एंग्लो इंडियन। जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, फ्रेंच हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो देखो जो गोवा था बेटा, गोवा किसकी कॉलोनी था, पोर्चुगल की। जो हमारा पौंडीचेरी है वो किसकी कॉलोनी था, फ्रांस की। और रेस्ट ऑफ द इंग्लैंड किस रेस्ट ऑफ इंडिया किसकी कॉलोनी था, इंग्लैंड की। तो बेटा उस टाइम में कुछ ऐसे बच्चे हुए जिनकी मदर्स तो इंडियन थी पर फादर कौन थे, ये यूरोपियंस थे, है ना। तो ऐसे बच्चों को हमने क्या बोला, एंग्लो इंडियन। और हम बहुत अच्छे लोग हैं, तो हमने ऐसे कुछ बच्चों जो थोड़े से ही थे उनको भी हमारी असेंबली में रिप्रेजेंटेशन दिया। तो 2 सीट्स हमने किसके लिए रख दी, एंग्लो इंडियंस के लिए। आई बात समझ में। और बेटा ये जो एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते थे ये इलेक्ट होके नहीं आते थे, इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, जिससे कि ये जो कम्युनिटी है, एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी है, इसका भी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन हमारी लोकसभा में मिल सके। पर एक बात ध्यान से सुनो, ये इन्फॉर्मेशन है अधूरी। अगर हम करेंट सिनारियो की बात करें तो बच्चा जनवरी 2020, कब बच्चा, जनवरी 2020 में जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है या जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसने ये एंग्लो इंडियन सीट्स को एबोलिश कर दिया है। ये जो रिजर्व सीट्स थी पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, अब इनको क्या कर दिया है स्टूडेंट, एबोलिश कर दिया है। क्या कर दिया है, एबोलिश। अब इन लोग, बीजेपी गवर्नमेंट का भी कहना सही है कि अब ये जो एंग्लो इंडियंस होंगे, अब तो कोई एंग्लो इंडियन नहीं हुआ ना भाई, बहुत टाइम हो गया, हमने इनको खूब रिजर्वेशन दे दिया, अब इनको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए रिजर्व सीट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जनवरी 2022 से जो एंग्लो इंडियन की सीट थी उनको एबलिश कर दिया गया है। दूसरी अच्छी बात, कौन से अमेंडमेंट के अंदर, 104th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चा जब भी आप कुछ सुधार करते हो, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उनको 2 रिजर्व सीट दी थी, पर अब उसको हमने चेंज कर दिया है। तो जब भी आप कोई चेंज करते हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको क्या बोला जाता है बच्चा, अमेंडमेंट। क्या बोला जाता है, अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 104th अमेंडमेंट किया है ना, और इनकी 2 सीट्सों को ख़त्म कर दिया। और कौन सा एक्ट पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो आई होप आपको एंग्लो इंडियंस की कहानी समझ में आई होगी। पर बेटा जब तक अपना दिमाग ज़्यादा होशियार नहीं बनना क्लास में, जब तक आपका टीचर ये ना बता दे, हो सकता है टीचर बताए और हो सकता है टीचर ना बताए, तो टीचर जैसा बताए उसके अकॉर्डिंग चलना। पर अपनी नॉलेज के लिए एक बात ध्यान रखो बच्चा, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखो कि अब 2 सीट्स जो पहले नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियंस को, वो 2020 के बाद, जनवरी 2020 के बाद ख़त्म हो गई हैं, एबोलिश हो गई हैं। कौन से अमेंडमेंट के अंदर, 104 अमेंडमेंट के अंदर। ठीक है बात, चलो अब एलिजिबिलिटी की बात करें कि अगर आपको लगता है कि आपको लोकसभा मेंबर बन जाना चाहिए तो आप में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए। अगर आप इलेक्शन फाइट करना चाहते हो एज अ कैंडिडेट तो आपके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट पहली जो एलिजिबिलिटी है कि अगर आप लोकसभा के लिए कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। आपको इन सब के बाद भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर आप किसी ऐसे ऑफिस को होल्ड करते हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता हो, ठीक है, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, ठीक है। मतलब आप अगर सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप कैंडिडेट बन के इलेक्ट नहीं हो पाओगे। आए बात समझ में, ठीक है। मतलब आप लोकसभा नहीं पहुंच पाओगे, तो पहले आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो और फिर लोकसभा चले जाओ। दूसरा, आप कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं स्टूडेंट, अगर आप अनसाउंड माइंड के हुए, मतलब आप मेंटली स्टेबल, थोड़े से डिस्टर्ब हुए, स्टेबल नहीं हुए, तो भी आपका क्वालिफिकेशन, मतलब आप लोकसभा मेंबर नहीं बन पाओगे, ठीक है। अगर आपका माइंड अनसाउंड है तो भी आप लोकसभा मेंबर नहीं बन पाओगे।
अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर कर ली है तो भी आप लोकसभा के मेंबर नहीं बन पाओगे, इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाओगे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? पहली कि आप 25 साल के होने चाहिए, दूसरी आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, तीसरी आप साउंड माइंड के होने चाहिए, मतलब अनसाउंड हुए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर आपने किसी अगर दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो भी आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी, और आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड ना करते हो। चलो क्लियर है। अब हम बात करें टर्म की कि कितने सालों के लिए आते हैं, तो बच्चा जो लोकसभा का मेंबर होता है वो 5 ईयर्स के लिए आता है, ठीक है। मेंबर ऑफ Lok Sabha are elected for a term of 5 years. If the party in power loses its majority, पर कई बार ऐसा होगा बच्चा, वो पार्टी जिसको मेजॉरिटी मिल गई थी पर अब उसकी मेजॉरिटी लूज़ कर गई है, मतलब कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है, तो प्रेसिडेंट पूरी की पूरी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है उसके टर्म के ओवर हुए बिना। ये मैंने क्या बोला, वैसे तो 5 ईयर के लिए इलेक्शन हुआ था आपका 5 साल का टर्म पूरा करना था, पर सपोज किसी भी रीज़न से अगर ऐसे लगता है प्रेसिडेंट को कि भैया मेजॉरिटी पार्टी जो मेजॉरिटी बन के आई थी अब उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, उसकी पावर ख़त्म हो गई है, उसके जो एमपीज थे वो उसके सपोर्ट में नहीं है, तो वो लोकसभा को पहले ही डिसॉल्व कर सकता है। On the other hand, in case of an emergency, the term of Lok Sabha can be extended for 1 year. चलो अगर कभी इमरजेंसी की चांस आए भी, तो कभी गलती से इमरजेंसी कभी फ्यूचर में लगे भी तो बेटा हम लोकसभा के टर्म को 1 साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? चलें आगे। नाउ प्रोसीजर फॉर इलेक्शन। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं स्टूडेंट, वो जनरल इलेक्शन से इलेक्ट होके आते हैं। इलेक्शन हर 5 ईयर में होते हैं, ठीक है। इलेक्शन की कन्वीनियंस के लिए कि इलेक्शंस थोड़े से इजी हो जाएं, हम पूरी कंट्री को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में क्या कर देते हैं बच्चा, डिवाइड कर देते हैं। और कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करने का जो क्या होता है, बेस होता है, वो एरिया नहीं होता, वो होता है पॉपुलेशन। अगर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है मैंने तो वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी भले एक का एरिया ज़्यादा हो दूसरी का एरिया कम हो, पर इनको डिवाइड करने का जो बेसिस होता है वो होता है पॉपुलेशन। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन तो बिल्कुल सेम होगी ही होगी। आए बात समझ में? चलो, तो इलेक्शन 5 साल में होंगे। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इलेक्शंस द एंटायर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी वो जोग्राफिकल एरिया है स्टूडेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी इलेक्ट होके आएगा, ठीक है। ओनली 1 पर्सन इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही पर्सन इलेक्ट होके आएगा, ठीक। कोई बात। पीपल कास्ट देयर वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के थ्रू हम इलेक्शन मतलब हमारा वोट देते हैं। आज पहले तो सीक्रेट बैलेट आप लोगों ने अगर लाडला मूवी देखी होगी, वो है ना लड़की है क्या बार है वाह, अरे लाडला मूवी देखी होगी ना, श्रीदेवी अनिल कपूर वाली। उसमें ऐसे सीक्रेट बैलेट पे वो नहीं कुछ गुंडे लोग आते हैं और सील लगा लगा के एक डब्बे में डालते जाते हैं वो वॉलेट पेपर को। तो पहले ये सीक्रेट बैलेट चलता था बच्चा, पर आजकल तो ईवीएम आ गई हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स कॉमनली यूज़ हो रही हैं इलेक्शंस के लिए। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इलेक्शन प्रोसीजर इन क्लास 7। क्लास 7 में आपकी इलेक्शन प्रोसीजर पढ़ा ही होगा, पर आप लोगों को एक दिन पहला पढ़ा याद नहीं रहता है, तो क्लास 7 का क्या याद है? और वो भी आपने कोरोना पीरियड में पढ़ा था, चीटिंग करके एग्ज़ाम दिए थे, तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो एक बार बुक उठा के पढ़ लो, ठीक है ना। चलो, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो उस प्रोसीजर को? मुझे पता है स्टूडेंट्स 90% बच्चों का मानना है नो। चलो, नाउ इलेक्शन इन इंडिया फॉलो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्ट्रल सिस्टम। हमारे इंडिया में जो इलेक्शन का जो सिस्टम है वो कौन सा है बच्चा? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्ट्रल सिस्टम है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्ट्रल सिस्टम हमने यूज़ किया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल
प्लूरैलिटी सिस्टम, क्या सिस्टम बोलते हैं इसको? प्लूरैलिटी सिस्टम, ठीक है। इस वोटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक सिंगल विनर ही चुना जाता है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर गेटिंग मोर वोट। अगर टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 वोटर्स हैं बच्चा, तो एक को 51 मिले हैं और दूसरे को 49 मिले हैं, ऑब्वियसली बात है ये जीत जाएगा। तो सिंगल विनर देता है कौन सा? प्लूरैलिटी सिस्टम, जिसको हमने फर्स्ट पार्ट पोस्ट सिस्टम कहा, ठीक है। हाउएवर इन मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम the person or the party that receives more than half of the total votes can declare the winner। पर जो स्टूडेंट मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम है उसमें तो विनर किसको बोलोगे बच्चा? जिसके पास हाफ से ज़्यादा वोट आ गए, वोटर परसेंटेज का हाफ आ गया, वो हो गया कौन? विनर। आई बात समझ में? प्लूरैलिटी में एक ही विनर होगा बच्चा, जिसको उसकी किस्मत से सबसे ज़्यादा वोट मिल गए, वो बन जाएगा क्या? विनर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है स्टूडेंट, एक बार ये पढ़ दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हेल्ड इन द ईयर 51-52 1951-1952 में हुए थे हमारे पहले इलेक्शन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, या न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम रूल्स के अंदर 1951-52 में हमने पहले इलेक्शन करवाए। जो पहले इलेक्टेड पार्लियामेंट थी वो बनी अप्रैल 1952 में। पहली इलेक्टेड पार्लियामेंट कब बनी बच्चा? अप्रैल 1952 में बनी। ये याद रखना, पहला जो जनरल इलेक्शन है अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वो हुआ था 1951-52 में। जब इलेक्शन पूरे ख़त्म हो जाएंगे स्टूडेंट, वोट काउंटिंग हो जाएगी, वोट काउंटिंग हो गई, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद पूरी वोट काउंटिंग हो गई, तो फिर इलेक्टोरल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। वो पार्टी जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्टेड मेंबर्स मिले होंगे, वो पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर इलेक्ट हुए होंगे, उनको प्रेसिडेंट इनवाइट करता है कि भैया क्योंकि आपको मेजॉरिटी मिली है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर इलेक्ट हुए हैं, तो आओ और सरकार बनाओ, गवर्नमेंट बनाओ, ठीक है। अभी किसकी गवर्नमेंट है बच्चा? बीजेपी की गवर्नमेंट है। इसके पहले 14 में भी किसकी गवर्नमेंट थी? बीजेपी की। उसके पहले किसकी गवर्नमेंट थी बच्चा? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो वो पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर इलेक्ट होते हैं वो क्या बना लेती है बच्चा? गवर्नमेंट। और जो दूसरी पार्टीज़ होती हैं वो क्या बनाती हैं? अपोजिशन। आई बात समझ में? पर आपको अपोजिशन के लिए भी 10% वोट्स मिलने ज़रूरी हैं, जो पिछले 2 इलेक्शन से कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे इधर जो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन की, वो ब्लैंक पड़ी है, खाली है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्योंकि कोई सिंगल पार्टी ऐसी नहीं है जिसको 10% वोट मिले हों। पर बीजेपी क्या है? मेजॉरिटी पार्टी है। अब बात आती है स्पीकर की। जो बच्चा रूलिंग पार्टी होती है उसमें से ही स्पीकर चुना जाता है, ठीक है। रूलिंग पार्टी कौन हुई बच्चा? वो पार्टी जिसको मेजॉरिटी में वोट मिले हैं, जिसके सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्ट होके आए हैं, उनमें से ही एक बन जाएगा बच्चा प्रिसाइडिंग ऑफिसर और स्पीकर ऑफ लोकसभा। और स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी से ही होगा। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्ट एन इम्पार्शियल मैनर। वो रूलिंग पार्टी से ज़रूर होगा, पर उससे उम्मीद की जाती है कि वो हमेशा इम्पार्शियली बिहेव करेगा, इम्पार्शियल मैनर में ही पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को रन करेगा। ये जो स्पीकर है ये सुपरवाइज करता है प्रोसीडिंग्स को और एक ऑर्डर को मेंटेन रखता है हाउस में। जीवी। तो बच्चा अगर पहले स्पीकर की बात करें तो वो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर हमारे पहले स्पीकर थे। स्पीकर रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है, ध्यान रखना। इससे उम्मीद की जाती है कि ये इम्पार्शियल मैनर में काम करेगा। पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, ठीक। कोई बात स्टूडेंट, ये जो दिया हुआ है एक टेबल या फ्लो चार्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर स्टूडेंट मैं इसको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, पहले हम लोग ये लोकसभा ख़त्म कर लेते हैं,
फिर राज्यसभा का जो भी कुछ बुक में दिया होगा वो पढ़ लेंगे। फिर एक बार आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जब लोकसभा और राज्यसभा को लेके ऑलरेडी फीड हो गई होंगी, तो एक बेसिक डिफरेंस हम इस चार्ट के थ्रू समझ लेंगे, तो वो रिवीजन के भी काम आएगा। आई बात समझ में? चलें आगे। So I'm not leaving this flow chart student. I will give you after completion of Rajya Sabha. Okay. तो स्टूडेंट आपकी बुक ने आपको ये तो बता दिया कि पहले स्पीकर कौन थे, ठीक है, जी वी मावलंकर। जी वी मावलंकर कौन थे बच्चा? जी वी मावलंकर।